हेलो दोस्तों, आपका हमारे प्यारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग का 27 फरवरी को क्लास 10th का जो कि यूपी बोर्ड का एग्जाम है, मैथ का है। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ। इसको आप लोग अगर देख लेते हैं तो 3 चैप्टर से आपको कैसे में से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अगर डिमांड अच्छा रहे तो अगले चैप्टर को भी हम लोग आज रात में ही कवर करके आपको वही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका आज इस क्लास में क्या होगा कि 3 चैप्टर लिया जाएगा। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, आपका दूसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, और तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमने छाट के रखा है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आधार क्लास 10th का। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यूपी मॉडल पेपर का है। ठीक है, आपके पास जो विकल्प दिए हुए हैं, ए क्या है 14, 35 और 18 और 25 और 31 और 93 और 32 और 62। देखिए क्या बोलता है, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सिंपल सा बात है, समझिए जिसका एचसीएफ मतलब जिसका मौसा बोल सकते हो आप। क्या कहोगे? जिसका मौसा जो होता है आपका क्या हो? एक हो। जिसका मौसा आपका क्या हो? एक हो। ठीक है, जिसका मौसा आपका क्या हो? एक हो, वह क्या करता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। क्या इसका है भाई साहब? देखो विकल्प देखो, हम लोग इसका विकल्प देखते हैं। तो यहाँ विकल्प देखने हैं कि इसमें भैया देखो 18, और हम लोग चेक करेंगे आराम से, पारिप्रक्रिया का खुद चेक कर लेते हैं। तो अगर हम चेक करें 14 और 35 का, हमारे 14 और 35 का, देखो यहाँ पे 14 है मेरे पास, और क्या है मेरे पास? 35 है। मैं पहले वाले को चेक कर रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट बता देंगे कौन सा ऑप्शन भैया है, उसी की बात करेंगे हम लोग। तो देखो 14 और 35 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो 14 को अगर तोड़ते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे आप लोग तोड़ के? अगर ऐसे तोड़ लो, 2 7 14, 7 से काट दो, कट गया। अब यहाँ 35 है, 35 में क्या होगा? 35 को भी तोड़ लो। अगर 35 काटोगे तो 7, और यहाँ 5 बढ़ जाएगा, और 5 मतलब 1। अगर 14 कितना हुआ? 2 गुणे 7, और 35 कितना हुआ? 7 गुणे 5, या 5 गुणे 7। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग कि यहाँ पे जो एचसीएफ है क्या है? एचसीएफ इसमें सहअभाज्य बोला है। क्या बोला है? सहअभाज्य बोला है। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे किसका सहअभाज्य है, जो क्या हो? एक हो। क्या हो? जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो। तो अगर हम बात करें कि 18 और इसका, यहाँ पे ये दोनों देखोगे भैया, किसका जोड़ा बन जा रहा है, और जिसका जोड़ा बन जा रहा है वह एचसीएफ क्या होगा? उसका एक होगा? नहीं, यही इसका एचसीएफ होगा। अगर इसका एचसीएफ देखा जाए तो कितना इसका एचसीएफ है, मतलब मौसा कितना है इसका? 7 है। लेकिन अब देखा जाए, हम दूसरे विकल्प को लेते हैं, तो दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं, जिसका क्या है 18 और 25 है। क्या है? 18 और आपका 25 है। दोनों को देख लेते हैं पारिप्रक्रिया अपना करके। तो 18 को देख लो, 18 को देखोगे तो 2 9 18, 3 से काटोगे 3 3 9, और 1 कट गया। अब यहाँ से क्या हुआ? 18 का निकल गया। और दूसरे वाले को ले लेते हैं हम लोग, 25 है। 25 का क्या होता है? 25 का 5 5 होता है। ठीक है, 5 के 5। अब देखो अगर हम इसका देखें, अगर 18 का आप लिखते हैं आप लोग तो क्या लिखोगे? 2 गुणे 3 गुणे 3। और अगर हम 25 को लिखते हैं तो लोग 25 को क्या लिखोगे? 5 गुणे 5। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि दोनों में क्या किसी का जोड़ा बन रहा है? किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर किसी का जोड़ा नहीं बनता है तो हम अपने तरफ से एक एक का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे का कर दिए। अब जिससे किए हैं ना, वही आपका एचसीएफ होता है, मतलब वही आपका मौसा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब इसका मौसा आपका क्या हो गया? एक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इसका मौसा आपका एक हो गया। ठीक है, अब अगर मौसा एक है तो वह क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो पहले का आपका जो है वह बी ऑप्शन सही होगा, जिसका मौसा क्या हो? एक हो। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
बस आप लोग को बस ये फोकस करना है कि जिसका मसा क्या हो, एक हो। आपको एक दो चेक करना पड़ेगा, निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि संख्याओं 130 और 280 का मसा युगल विभाजन एल्गोरिथम ज्ञात कीजिए। ठीक है, युगल विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। अब इसका मतलब समझिएगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब देखो आपके पास कितना है, 130 है और 280 है। हम क्या करते हैं कि 130 है और 280 है, हम बड़े जो बड़ा वाला है हम इस छोटा का इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, इसका वाला इसमें भाग देंगे और जितना आएगा हम उसको लिखेंगे आगे। आगे भाग देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। तो चलो अगर हम इसका इसमें भाग देंगे 130 का 100, अगर हमें देना किसका है 130 का 280 में, तो 200 कितना जाएगा 100 अगर 30 दो ना करोगे आप लोग तो 200 कितना 60 होगा। जीरो का जीरो 3 6 2 कितना हो गया 260। तो 280 दो में चला जा रहा है, ले लो इसको 260। ठीक है, आपके पास क्या बचा, जीरो जीरो और 8 में से 6 गया, 2 बचा और यह कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका 20 बचा है ना, इस 20 का हम फिर दोबारा इस वाले में भाग लगाएंगे अब। ठीक है, इसका यही नियम है कि आगे आपको ऐसे करना पड़ेगा। किसके लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है। ठीक है, अब 20 का क्या करो, इसमें भाग लगाओ। आप लोग इसको तो सीखे ही होंगे। देखो 20 है, 20 पाँचे 100, 20 छके 120, 20 छके 120 हो जाएगा। यहाँ से आपका बचेगा कितना, 130 में से 120 घटाओ 10 बचेगा। अब 10 का 20 में लगाओ भाग, फिर से 10 का 20 में लगाओगे कितना, 2 बार जाएगा और यह 20 से कट जाएगा। मतलब क्या होगा दोस्तों कि आपका अंत में कट के 0 आना चाहिए और जिस संख्या से अंत में कटा है वही आपका क्या होता है, मसा होता है। क्या होता है, वही आपका मसा होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बोला है सवाल में क्या कि संख्याओं 130 और 280 का मसा हमें ज्ञात करना है। किसके विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे इसको समझिएगा आप लोग। इसको कैसे लिखेंगे इसको समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको पता है कि किसी भी संख्या को, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास भाज्य है। ठीक है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, भाजक। अब देखो ये क्या है मेरे पास, भागफल, और नीचे जो मिलता है वो क्या होता है, शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक नियम होता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यही एल्गोरिथम उन्होंने दिया था नियम। भैया इससे हमसे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि a आपका हो गया क्या, भाज, a आपका क्या हो गया, भाज, और b आपका क्या हो गया, भाजक, और जो क्यूब है वो आपका क्या हो गया, भागफल, और जो r है आपका क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, r आपका क्या हो गया, शेषफल। हमें कुछ करना नहीं है, इसको आप लोग को बता दें कि जो भाज्य होता है, अगर हम इनका गुणा, देखो भाज्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक का गुणा अगर भागफल में करोगे और शेषफल जोड़ दोगे तो भाज्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें ऐसे ही करना है। तो क्या करोगे आप लोग, लिखोगे कैसे, वहां पे पेपर में लिखोगे कैसे, तो 280 लिखोगे, 280 बराबर किसका गुणा करोगे, 130 गुणे 2 प्लस 20। ठीक है, ऐसे करना है आपको, भाजक गुणे भागफल 2 आया है और शेषफल आपका 20 आया है। अब क्या करोगे, अब इसको लोगे, जिस तरह से यह भाज्य है उसी तरह अंदर घेरा हुआ ये भी है 130, ये भाज्य हो गया। अब 130 को लो, आप 130 को लोगे तो 20 गुणे क्या लिखोगे, 6 और 10 शेषफल। तो क्या 20 गुणे 6 प्लस 10 शेषफल, इस तरह लिखोगे। 20 वाले को ले लो, अब 20 वाले को लोगे तो क्या मिलेगा, 10 गुणे 2 प्लस 0। तो हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो शेषफल है वह 0 आना चाहिए, शेषफल मेरा 0 आना चाहिए, और जिससे कटा है वह आपका मसा होगा। तो इससे ये हुआ ना भैया कि देखो, अतः मसा हम बोल सकते हैं बहुत आसानी से, अतः मसा, किसका मसा, इसका, किसका 130 और 280 का कितना आया है आपका
10 आया है। कितना आया है आपका? 10 आया है और यही आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आपका क्या है? आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, छोटका वाला को बड़का में भाग लगाना है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए आप लोग बढ़िया से। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। दिया गया है मसा 306,657 क्वेश्चन बन इक्वल टू 9। मतलब मसा का जो मान दिया है वह कितना दिया है आपका? 9 दिया है। हो तो लसा 306 और 657 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वह फार्मूला क्या है? देखो, उसका फार्मूला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। बस भैया आपको ऐसे ही कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में देखो दिया क्या क्या है। हमें दिया है कि आपको दो संख्या दी हुई है ना कि 306 और 657। तो यहाँ पे मान लो क्या कहोगे? दो संख्याओं का गुणनफल। ये तो आपका फार्मूला हो गया। आप क्या करना, पहली संख्या आपका क्या दिया हुआ है बताओ? पहली संख्या आपका दिया हुआ है 306। ठीक है, 306। और दूसरी संख्या आपकी क्या दी हुई है? दूसरी संख्या आपका कितना है दोस्तों? तो वह 657 है। 657 है। ठीक है, और मसा का मान भी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे मसा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि मसा किसका मसा दिया हुआ है? तो आप लोग मसा 306 और 657 का मसा जो है आपका 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप करोगे। फार्मूला ऊपर लिख देना और बाकायदे पहली संख्या पे दूसरी संख्या लिख के मसा का वैल्यू लिख देना। अब क्या करेंगे, हम सवाल पे पुट करेंगे। अब देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बोला था सवाल में, लसा गुणे मसा। अगर हम देखें, हमें क्या ज्ञात करना है सवाल में? लसा ज्ञात करना है। क्या करना है? लसा। तो एक काम करो भैया कि हमें लसा ज्ञात करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन सा है? दो संख्याएं कौन सी आपकी हैं? ए है और ए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ले लो। ठीक है, 657। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, बराबर लसा गुणे मसा का वैल्यू कितना दिया है आपका? मसा का वैल्यू देखो, मसा का मान दिया है 9। मसा का मान कितना दिया है? 9। हमें केवल ज्ञात क्या करना है? लसा। ये गुणा में है, बराबर के लेने आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। क्या होगा? भाग में। दो 657 भाग का चिन्ह लगाओ, लगा दो 9। अब इसको हटाओ, लसा है लसा। अब डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इसको अगर आप काटोगे, तो इसका आंसर फाइनली निकल के क्या आता है? एक बार हम छोटा सा काट देते हैं, उसके बाद आप लोग पूरा कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो आंसर है वह 22, 33, 8 आएगा। कितना आएगा इसका? अगर मैं लसा की बात करूं कि इसका अंतिम आंसर क्या आएगा, तो 22 और 22, 33, 8 आएगा इसका आंसर। लेकिन कहोगे सर इसको काट भी दीजिए, तो भाई साहब आप लोग इसको काट लीजिएगा। आप काट सकते हो, अगर आगे 33 काट लो, देखो 3 तरीके में, 3 से यहाँ काट लो, इससे काट सकते हो, तो आराम से इसको काट सकते हो और आपका आंसर यही आएगा। क्या करना है? ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? लसा गुणे मसा। ठीक है, और उसी तरह का पहली संख्या आपको दिया था, दूसरी संख्या दिया था, मसा का मान दिया था, मसा गुणे लसा क्या होता है? आ गया आपका लसा। देखो यहाँ गुणा में था, बराबर के लिए भाग हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कभी भी मत करना, 3 अंक आएगा तो क्या करोगे? 3 3 के 9 कर देना, 3 एकम 3 और 0 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ 3 बचा है, यहाँ भी कर सकता है। देखो 3 एकम 3, 3 3 के 9। यहाँ कितना बचा? 1 आ गया यहाँ पे, 3 चौके 12, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब 34 से पूरा इसमें कर लो, आंसर तुम्हारा इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन अगला, कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस मतलब 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2022 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया और एनसीईआरटी एग्जाम में भी है। तो देखो क्या बोला है कि 2 प्लस क्या है? 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या है? हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? 2 प्लस इसको क्या करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है।
तो इसको हम हल करेंगे, तो हल करते समय आप क्या कहेंगे, अब देखिएगा, ठीक है। हल करते समय क्या कहेंगे, हम डायरेक्ट इसका विरोधाभास करेंगे। मतलब अगर ये बोला है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे माना, ठीक है, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर ए बटा बी। मतलब परिमेय संख्या के लिए क्या है बटा बी, परिमेय संख्या के लिए बटा में होना चाहिए कोई भी चीज। परिमेय संख्या क्या होता है, जो बटे में हो, ठीक है, ए बाई बी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ लिख देना ए और बी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, जहां b नॉट इक्वल टू 0 है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि देखो, हमें इसको बताना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या बताएं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या करने के लिए हमको इस वाले को देखो, अंडर रूट जो 3 है, और इसको एक काम करते हैं, अंडर रूट 3 करते हैं, इसको उठा के वो कर देते हैं, तो ये प्लस में है, यहाँ पे क्या छिपा है प्लस, बराबर के उस बल जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2। अब इसको हल कर लो, 1/1 कर दो, दोनों को लसा लोगे, लसा कितना आएगा बी और 1 का लसा कितना आ गया बी का बी में गुणा, तो बी का बी में भाग दोगे 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करोगे तो ए आएगा, माइनस 1 का बी करोगे तो बी आएगा, और बी का 2 में गुणा करोगे तो कितना होगा 2b, ठीक है। आपके पास क्या मिला, इतना मिल गया, आपके पास इतना मिल गया। अब क्या करोगे, अब आपको बताना है यहाँ पे कि ए और बी क्या है आपकी, ए और बी यहाँ लिख दोगे, चूंकि ए और बी पूर्णांक है, चूंकि ए और बी क्या है पूर्णांक है, ठीक है, चूंकि ए और बी क्या है आपके पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ समझिएगा। इसलिए हम कहेंगे क्या कि a माइनस 2b बट्टा बी इतना एक परिमेय संख्या है न, तब इतना भी मतलब अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह हमारे कहने का विरोधाभास है, कहने का विरोधाभास है। इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। पहला काम करना क्या है कि अगर आपको बोले कि हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, आपको क्या करना है कि हम इसके विपरीत चलेंगे कि माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या लोगे तो आपको a बटा बी रखना पड़ेगा। अब जब a बटा बी रखोगे तो a और b क्या करोगे, सहअभाज्य मानोगे, जहां b क्या करोगे नॉट इक्वल टू 0 मानोगे, नॉट इक्वल टू क्या मानोगे भाई साहब 0 मानोगे। अब देखो क्या करना है कि अगर तुम लोग 0 मानते हो इसको, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले को हमें क्या करना है, अंडर रूट 3 को भी परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हेके क्या करोगे, वो रंग ट्रांसफर किए और यहाँ से आपको लसन लिए तो इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या कहोगे, ए और बी क्या है पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 2b जो इतना है वह एक परिमेय संख्या होगा। इतना क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन हमारे कहने का यह विरोधाभास है, क्यों है भैया, क्योंकि भैया सवाल में बोला था परिमेय, आप उल्टा किए हो परिमेय, तो इसलिए हम उसका विरोध किए हैं, और जब विरोध किए हैं तो हम अंतिम में कहेंगे कि नहीं भैया हम तुमसे हार गए और यह हमारा
सच में 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में आप कह सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आने का दम तो आता ही है भैया। ठीक है, यहाँ पे √2 दिया है, या तो आपको √ यहाँ पे 3 बोल सकता है। ठीक है, √2 या √3 देगा, बस ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही बनता है। आप लोग प्रीवियस से उठा कर सकते हैं, और यह भी 2022 में पूछा गया, 2019 को पूछा गया है, और एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल भी है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे, आपको जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। ठीक है, आप क्या कहोगे हल करते समय कि इसको इधर हल लिखते हैं, थोड़ा सा जगह बचेगा। हल क्या कहेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि अगर परिमेय संख्या है तो a/b तो रख सकते हैं सर। क्या रख सकते हैं, क्या a/b रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। तो अगर हम a/b रखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि a और b आपको लिखना ही है कि a और b क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य, जो आप पहले लिखे थे क्वेश्चन वही लिखना है, सहअभाज्य है। और b आपका क्या है, ≠ 0। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, अब आपको करना ये है कि एक काम करो, इसको उठा के नहीं करो, इसको उठा के नहीं करो, अगर √2b अगर लिख दो और इसके ऊपर a लिख दो। ठीक है, अब यहां से करना कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, दोनों पक्षों में क्या करने पे, वर्ग करने पे। यहाँ पे हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, पहले वाले सवाल में वर्ग क्यों नहीं किए सर, यहाँ पे केवल √2 है, केवल एक संख्या है, और जब दो संख्याएं आपको दिखाई दे तो आपको वर्ग नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था आपका 2 + √3 मान लो है, तो इसके लिए आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं है सवाल में। लेकिन यहाँ पे अगर केवल एक संख्या है, जैसे कि √2 है, √3 है, और इसका बोल दे कि आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तब आपको क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, वर्ग करना ही है। ठीक है भैया, चलो देखो अब दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो क्या होगा, √2 भी है, एक वर्ग कर दो, a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर करोगे यही वर्ग। अब देखो कि √2 और √2 मिलकर क्या बनता है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग बढ़िया से। √2 है, एक रहू पे स्क्वायर है और एक रहू पे स्क्वायर है, मतलब √2 और √2 है, और जब भी ये दोनों संख्या मिलती है तो आजाद हो जाती है, मतलब कह सकते हो 2, क्या है 2। तो यहाँ से आपका मिल गया 2, b का स्क्वायर हो जाएगा फिर, और यहाँ होगा आपका a का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इतना करने के बाद आप क्या करोगे कि 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यहाँ लिखोगे अतः 2 a स्क्वायर, ये जो 2 है a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर विभाजित करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 जो है a को ही विभाजित करता होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो 2 है a को भी विभाजित करेगा, जो 2 है वह a को भी विभाजित करेगा। जब a स्क्वायर को कर सकता है तो a को क्यों नहीं करेगा, 2 है जो मतलब 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है भैया, इतना करने के बाद इसको नोट करिए, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि हम ऊपर का देखो मिटाएंगे, इसलिए आप लोग को बोलते हैं इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था। √2 ab के बराबर मानो भैया a/b के, और दोनों तरफ पक्षों में क्या करो, वर्ग कर दो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम पुनः मानेंगे, क्या करेंगे, ऊपर का मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर का रेज कर दे रहे हैं, आप इसको ध्यान समझिएगा, और यहाँ तक रेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें काम है, इसको ऊपर वाले कितना कर देते हैं, इसको इधर में काम आ जाएगा। समझो, हम क्या करेंगे कि पुनः मानेंगे, क्या करेंगे, पुनः माना क्या
कि a बराबर 2c, क्या माने a बराबर हमने क्या मान दिया दोस्तों कि a बराबर अगर हम 2c मानते हैं जहां c क्या है, कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक, जहां c कोई क्या है पूर्णांक है। अब हम देखो क्या करेंगे कि जो a का वैल्यू है, जो a का वैल्यू आपको दिख रहा है, उस a का वैल्यू का हम मान रखेंगे इसमें a वाले में। ठीक है, हम क्या करेंगे कि a का मान, यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अगर समीकरण इसको 1 मान लेते हैं तो देखो, अगर हम इस वाले को समीकरण 1 मानते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ लिखें a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो, अगर हम इसमें 1 में रख रहे हैं तो क्या होगा, 2b का स्क्वायर है, संचय रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। a के जगह पे रख रहे हो, a के जगह पे अगर 2c रखते हो और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ देखो 2b का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, c का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा और c का स्क्वायर c का स्क्वायर, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि देखो गुणा में है, ये क्या है गुणा में, बराबर के लगाएगा किस में होगा 4 भाग में, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब समझो तुम्हारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर बचा मेरे पास सर, क्या बचा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर बचा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब बोलना यह है कि जो 2 है वह बी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या कहोगे, जो 2 है वह बी स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे आप इसमें लिखे हो वैसे ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। अभी देखो क्या आगे इधर था सर, इसको भी इधर कर लो, क्या दिक्कत है, 2c का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको उठा के लेंगे, इसको उठा के लेंगे। अब जैसे ये बना था वैसे इसको बना दो, क्या कहोगे, अतः क्या 2 जो है वह किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जो 2 है वह बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, करेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अतः 2a, जो इतना कर लोगे, इतना करने के बाद आप क्या बोलोगे, तो यहाँ बोलेंगे हम जो 2 है a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, इतना आप लोग लिख लो, क्या कहोगे, हम बोल दे रहे हैं इतना आप लोग लिख लेना। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद देखो, इसके बाद आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि जो 2 है a और b का, जो 2 है a और b का क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, ठीक है, दोनों का क्या है, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है। लिख देते हैं भैया, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 2 जो है a और b का दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ 2 जो है a और b दोनों का लिखते हैं, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यह विरोधाभास है, कि a और b सहअभाज्य है। लिख दो, परंतु यह विरोधाभास है कि a और b, और का चयन होता है ना, a और b सहअभाज्य है। अंतिम में लिख देना भैया, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यह जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो चुका है। ये जो अब कहोगे कि सर उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ का मतलब ये है, देखो दोनों में जो है 2 कॉमन आया था,
ए के लिए भी बना था, बी के लिए भी, दोनों के लिए दो दो था कॉमन, और कॉमन को ही उभयनिष्ठ बोलते हैं और गुणनखंड। परंतु यह हमारे कहने का विरोधाभास था, ए और बी दोनों जो है सहभाज्य है, क्यों? इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए है क्योंकि भाई ये फंसाता क्वेश्चन है, ठीक है। और यह इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मैं बोल दिया कि √3 करके पूछ देगा आप एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या आपको बोल देगा √2 बताइए कि अपरिमेय संख्या है। आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर 3 बोलेगा तो यहाँ 3 भरना है, ठीक है। अगर 2 बोलेगा तो 2 भर ही दिए हम, बस आपको आराम से काटते हुए चले जाना। लेकिन इसको इतना माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल है, मतलब थोड़ा सा लिखे वाला है, तो लिखने वाला है, इसलिए उसको बढ़िया सब में मैनेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ जाए क्योंकि ट्रेंडिंग चल रहा है, इस समय कंपटीशन वगैरह बढ़िया से पूछ रहा है और आपके ही किताब का है, ठीक है। क्या बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब समझो क्या है कि मान लो मेरे पास एक वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार मेरे पास पथ है, किसी खेल के मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर का वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहाँ पे सोनिया है, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, मान लो यहाँ पे फिर दोबारा आ गई, कौन है यहाँ पे, सोनिया, ठीक है। सोनिया कितना मिनट लगा, 18 मिनट, ठीक है। सोनिया कितना मिनट लगा, 18 मिनट। अब देखो कि उसके बाद बोला है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, मतलब यही को इसी स्थान में बोला है, इसलिए यहाँ से अगर एक चक्कर रवि लगाता है, मान लो इसके स्थान पे कौन है अब, रवि, अब रवि को लगाने में कितना लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है दोस्तों। भाई लड़का है तो ऑटोमेटिक है कि कम लगाएगा, सोनिया लड़की है तो एक कह नहीं सकते, तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन सही बात है भाई, रवि थोड़ा सट्टा दौड़ रहा है उसकी बात लगे। देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, 18 मिनट और 12 मिनट। अब क्या बोला है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिलते हैं। मतलब अगर सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से, मतलब यही ठिना से एक ही दिशा में, मतलब इसी दिशा में चलते हैं, तो वह पुनः एक ही समय, मतलब किस समय पर एक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि एक दूसरे का राउंडिंग हो, मतलब क्या, कभी वृत्ताकार पथ दिया हो, ठीक है, कभी भी आपको क्या दिया हो सवाल में कि एक वृत्ताकार पथ दिया हो या एक के पीछे दूसरा का घूमर रहा हो, क्या कर रहा हो, घूमता हुआ, अगर घूमता हुआ कहीं आपको दिखाई दे तो ऐसे सवाल में आपको लेना है लसम। क्या करना है दोस्तों, लेना है लसम, किसका है, जो सवालिया है मिनट का। अब इधर ध्यान से देखिएगा, बोल दिए ना कि कोई वृत्ताकार अगर पथ है घूमता हुआ रहेगा, तो आपको कोई भी सवाल दिया हो उसमें क्या करना है, लसा लेना है। 18 दिया है और 12 दिया है, अब इसको देखो क्या करो, अगर इसी का लसा डायरेक्ट ले लो, ठीक है, 18 मिनट और 12 मिनट का क्या करोगे, 18 मिनट और 12 मिनट का अगर हम लसा लेते हैं तो 18 का लसा देखो, तोड़ लो यहाँ पे, 2 9 18, 3 से काटोगे 3 3 के 9 भैया, एक बचा, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 मिनट ले लो, 12 को अगर तोड़ोगे तो 2 6 और 2 3 और ये हो जाएगा। अब इसको लो, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब अगर इधर ध्यान समझिएगा, जो जोड़ा होता है, लसा के लिए मैं बता रहा हूँ, लसा में क्या होता है, इधर देखो भैया बढ़िया से कि दो जो जोड़ा होता है, जोड़ा को ले लोगे, किसके लिए, हमें ज्ञात क्या करना है, ऐसे सवालों में ज्ञात क्या करना होता है, लसा, ठीक है। तो लसा में क्या करना है, जो जोड़ा होता है जोड़ा को लेते हैं, तो जोड़ा मेरे पास यहाँ पे है, और जो बिखरा हुआ है उसको भी लेते हैं। यहाँ कहोगे दोनों को चक्कर लगाने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, सवाल में क्या दिया था कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो आप लोग डायरेक्ट भैया कर दो कि क्या बोलेंगे, तो रवि और सोनिया, हाँ, रवि और सोनिया
कि मिलने का समय, मिलने का समय अगर आपको ज्ञात करना है तो दोनों का लौसा निकाले तो कितना, 2 गुणे, अगर इसका आप लोग यहाँ पे काम करो ऊपर निकाल लो, इसका आप लोग डायरेक्ट अगर लौसा निकालोगे क्या बनेगा, जो कॉमन है उसको ले लिए, कॉमन है 2 इसमें से 1 ले लिए, तीनों में से 1 ले लिए, और जो बिखरा हुआ था उसे भी ले लो, तो 3 बिखरा है 2 बिखरा है, ठीक है। अब गुणा करो, 2 3 6, 2 3 6, 6 के 18, 6 के 18, 18 3 36, 18 3 कितना हुआ 36, तो भैया लिख लो ना, रवि और सोनिया के मिलने का समय कितना होगा 36 मिनट पे, 36 मिनट पे वे लोग क्या करेंगे, मिल जाएंगे। 36 मिनट पे वे लोग क्या करेंगे दोस्तों, वे लोग मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद वे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपका क्वेश्चन दिखाई देगा, आप लोग उसको जरूर करिएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा चैप्टर देखो, चैप्टर 2 के मैं बारे में बात करूं, और 2 का क्या नाम है आपका, 2 का जो नाम है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसके देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है उसको देखते हैं और उसको करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो क्वेश्चन आपका क्या है उसका आंसर देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हल लिखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़िएगा, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2020 में बना हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, और अधिकतर तो अब 2 नंबर में पूछा जा रहा है, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। चलिए देखिए क्या करना है, क्या बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या कहोगे, माना एक संख्या, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तब प्रश्नानुसार, अगर लिखोगे प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, हमें दिया ये है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो ये बताओ पहली संख्या क्या माने हो, ई, दोनों संख्याओं का अंतर क्या मानोगे, पहली संख्या ही दूसरी संख्या ही, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और समझो क्या दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या क्या है तुम्हारी x, दूसरी संख्या क्या है तुम्हारी y, एक और 3 गुनी मतलब यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है, एक और 3 गुनी मतलब यहाँ पे 3 कर दो, ध्यान से देख लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली संख्या है x, एक संख्या का 3 गुनी, दूसरी संख्या y है, y का क्या है 3 गुनी, अब इसको क्या मानोगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक बार फिर समझना, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है y है, प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 26, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है 26 है। उसके बाद क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है, ये आपके सवाल में दिया हुआ है। तो अब क्या करना है कि देखो x का मान आराम से दिया हुआ है, कह दो कि x का मान यही वाला में भर देते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, लिख लो समीकरण 2 अर्थात x का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना कर सकते हो, चलो कर लो। x का मान क्या है आपका भैया 3y माइनस y बराबर 26, इतना कर लिए। 3y में से y नहीं है, इसको हम लोग 1y मान लो, क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे जो y है वह 1y के ही लिए होता है, तो ये 1y है, अगर 3y में से 1y घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 2y, ठीक है, और यहाँ हो गया 26। अब क्या करोगे, y का वैल्यू ज्ञात करोगे तो 26 बटे क्या है 2, इसको काटो कितना आएगा तुम्हारा 13, क्या आएगा 13। क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है, क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे कि y का वैल्यू क्या आ गया 13, अब इधर देखो
इसके बाद इधर भी देख लेते हैं। अब इतना में यहाँ का आंसर आ जाएगा। y का मान कितना है 13, y का मान जो 13 है वो समीकरण 2 में रख दो। अब आप लोग खुद बताओ कि अगर y का मान यहाँ रखेंगे 13 और 13 का गुणा कर देंगे, किस बीच में गुणा लगाया, 13 गुणे 3 कितना आएगा, 13 39, तो x का मान निकल जाएगा नहीं, कर लो यहीं पे। यहाँ लिखो क्या कि y का मान समीकरण किस में रखने पे, 2 में रखने, y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो x है बराबर है 3 है गुणे है y का मान 13 है, रखोगे x बराबर 13 3 39 बनेगा, 13 3 39 बनेगा। तो इस तरह से आपका दो संख्याएं क्या हो गई, अतः संख्याएं क्रमशः 13 और 39। तो क्या कहोगे भैया, यहाँ लिख देना अंतिम में कि अतः दो संख्याएं, मतलब अतः एक संख्या और y संख्या। तो कहोगे अतः एक संख्या, अरे यार हम किसका वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, y सही है। अतः एक संख्या क्या है आपका, एक संख्या x को माने हो तो एक संख्या मान लो भैया 39 है, तथा दूसरी संख्या y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 13, दूसरी संख्या 13 है। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यह आपका पूछा जा सकता है 2 नंबर में, 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रश्नानुसार चलना है, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इस तरह करोगे। ठीक है, समझ गए। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन पे। और यह क्वेश्चन आप लोग का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट छाटा हुआ क्वेश्चन है, एक बाद वाला जो क्वेश्चन था वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसको देते हैं, देखो आप इधर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, अब समझो दोनों कोण ज्ञात कैसे करेंगे। अगर यही बता दो संपूरक कोण क्या है, दो संपूरक कोण, तो देखो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग यह है 180 होना चाहिए भैया। अब देखो जब इतना क्लियर है तो अब देखो क्वेश्चन पे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए, दोनों कोण ज्ञात कीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो हम क्या कहेंगे कि हल करते समय बहुत ही बारीकी से करा जाएगा कि माना क्या, माना संपूरक कोण, माना दो संख्याओं का योगफल है जी। तो माना पहला क्या कहना है कि माना पहला कोण या माना दो कोण, हम लिख लेते हैं, माना पहला कोण x, ठीक है, तथा दूसरा कोण, मतलब दो संख्याएं बोला है ना, माना पहला संख्या है, यार क्या हो रहा है। ठीक है, माना पहला कोण, माना दो संपूरक कोण x तथा y है, ऐसे बोल सकते हैं। तो माना, हाँ लिख लो, माना दो संपूरक कोण, यहाँ लिख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, माना दो संपूरक कोण, माना दो संपूरक कोण x तथा y है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि दो संख्याएं जब संपूरक कोण होती हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों के लिए योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब हमने बताया कि संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसको कहते हैं संपूरक कोण। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब चलो प्रश्नानुसार, अब क्या करो, चलो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है किताब में, देखो कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है, बड़ा कोण। तो अगर आप इस वाले को मान लो बड़ा कोण है, क्या कहोगे, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि x को अगर तुम लोग मान लो बड़ा कोण है, देखो ऐसे बड़ा कोण, क्या बोला है, छोटे कोण से, छोटे कोण से, सवाल में ही बोला है ना जी,
कि आपका जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से, छोटा कोण को हम लोग मान लेते हैं भैया, लिख लेते हैं छोटा कोण। छोटा कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, 18 डिग्री अधिक है। अब बड़ा कोण क्या माने हो x, छोटा कोण क्या माने हो y। y से कितना अधिक है? 18 अधिक है, 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से तुमको क्या मिला? इतना तेज क्या मिला? तो करने से ही मिला सर कि x का वैल्यू मिल गया है y प्लस 18, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको जब मानेंगे समीकरण नंबर 2 ना, तो x का वैल्यू पे रखो। ठीक है, x का मान जो है y प्लस 18 डिग्री हे करें में रख दो समीकरण नंबर 1 में। यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा उसको देखते हैं। यहाँ लिखोगे समीकरण 2 ई जो 2 है x का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x की जगह पे रखना है तुम्हें कितना? y प्लस 18 डिग्री प्लस y का वैल्यू तो सही दिया है आपका बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा भैया, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग को मैं बता दूं कि अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका गया है बोर्ड में। ठीक है, अब इसको समझ लो। अब यहाँ से क्या है कि 180 डिग्री था ना जी। ठीक, y और y, एक y है, इहो एक y है, y का मतलब एक y, एक y मिलकर ये बनेगा 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। 2y अगर करना है भैया, ये 180 डिग्री है, प्लस है बराबर के a लगे जाएगा, ये 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझो, इतना करने के बाद अब यहाँ देखो, क्या यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को? तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। 2y है, 2y रहने दो, 180 में से 18 घटा दो, 10 में से यहाँ 0 है तो 10 में से 8 गया, बचा कितना? 2, 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6, और यहाँ भैया 162। अगर y की वैल्यू ज्ञात करोगे तो 162 डिग्री बटे 2, 2 से काट दोगे 2 8 16 और 2 1 कम 2, कितना आएगा दोस्तों? 81। कितना आएगा? 81। जो y की वैल्यू मिली है आप लोगों को, y का मान कितना मिल गया है? 81 डिग्री। ठीक है, अब क्या है? समीकरण 2 जो दिया है, ध्यान से देखो, x बराबर y प्लस 18 डिग्री y की वैल्यू है। यहाँ पे y का मान जो है आप रख दो क्या? 81। क्या रख दो? 81। यहाँ लिख दो क्या कि y का मान, ये आपका हो गया y की वैल्यू ना, यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x बराबर y की वैल्यू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री रखो, 1 8 9 8 1 9 डिग्री। ठीक है, इस तरह से भैया x का वैल्यू निकल गया। अब कहोगे सर कि x का मान आ गया 99 डिग्री, y का मान आ गया 81 डिग्री, मतलब आपका आंसर तो आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होते कि सर आंसर मेरा कैसे यकीन करें कि मेरा यही आया है, तो एक काम करते हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया था सवाल में? 180 डिग्री ना। तो अब देखो, अगर तुम लोग x के जगह पे, अब हो गया आपका आंसर तो आ चुका है, ये दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गया। x की वैल्यू कितनी आई थी? अगर अपने उत्तर की जांच करना चाहोगे आप, अगर आप अपने उत्तर की जांच करना चाहो तो कर लो। x का मान कितना था? 99 प्लस y की वैल्यू कितनी थी? 81। अगर दोनों को जोड़ ले तो 180 आ जा रहा है, मतलब तुम्हारा सवाल सही है। तो देख लेते हैं भैया, 9 1 10 के 0 हासिल है, 9 और 8 8 17 18 180 डिग्री, ऑटोमेटिक है, मतलब मेरा सवाल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम पूरा अरेंज करते हैं। पहला काम क्या है? दोनों संख्याओं मतलब संपूरक कोण बोले हैं, संपूरक कोण के बदले तुरंत x प्लस वाई इक्वल टू, मतलब दो संख्याओं के 180 डिग्री होते हैं। तुरंत करोगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण x माने y माने, दोनों को जोड़े, काम खत्म। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है था। ठीक है, चलो भाई साहब कुछ समय के लिए आप चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक
एक भिन्न 1/3 हो जाती है। आप लोग उधर पूरा देखते रहिएगा क्वेश्चन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है और वह घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपका बनाया गया है। चलो देखते हैं इसको उड़ाते हैं, कैसे उड़ाएंगे उसको भी देखो। घबराना भैया नहीं है, तनिया सा क्वेश्चन है, ठीक है, काहे घबराएंगे सब। और आप लोग को बोर्ड में भी घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको अंतिम में करना, और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आगे करना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है भैया, अब बस यही कह रहा है, टाइम का जो है आपको कम पड़ेगा, गणित में आपका टाइम कम पड़ेगा, लेकिन आप लोग क्या करना, टाइम कम पड़े कोई बात नहीं, लेकिन जो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए उसके लिए बड़ा दुख होता है। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं आते हुए क्वेश्चन को आगे सबसे पहले करिएगा। ठीक है, जो आ रहा है ध्यान से रहिएगा, आने हुए क्वेश्चन को करना भैया, पिछला वाला जो नहीं आ रहा वो छूट जाए, बात खत्म यार। कौन हमको 70 में 70 लाना है, टॉप करना है। तो देखो क्या कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो एक भिन्न, तो हम क्या कहेंगे, माना वह भिन्न x/y है, पहला का। अब क्या कहोगे, सवाली के अनुसार चलो, तब प्रश्नानुसार याद कर दो, प्रश्नानुसार हमें क्या करना है दोस्तों, कि वह भिन्न इतना हो जाती है। अगर मेरे पास कोई भिन्न है, अब बोला है कि एक भिन्न इतना हो जाती है, मतलब एक भिन्न है 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, एक भिन्न है 1/3 हो जाती है, कब, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। अंश क्या है आपका, अंश ऊपर वाले होता है, तो अंश ऊपर वाले में से एक घटा दो तो कितना भिन्न हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, यह कह रहा है सवाल में। अब समझो, जब इतना हो जाता है, और दूसरे वाले को हम लोग बाद में करेंगे, इसको अब सिंपल कर लो, एक में गुणा करो, एक में गुणा करो, 3 का x - 3y करो, तो अगर 3 का इसमें करोगे पहले में तो 3x होगा, माइनस 3 का 1 में करोगे तो 3 होगा, बराबर y का 1 में करोगे तो y होगा, क्योंकि तिर्यक गुणा करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, गुणा, 3 के इसमें गुणा किया, इतना आ गया। अब क्या करो कि ABCD अलग तरफ कर दो, अंक अलग एक तरफ कर दो, तो अगर देखा जाए तो 3x प्लस है बराबर के लेंगे तो -y होगा, और -3 है तो बराबर बोल हो जाएगा b होगा। यह समीकरण नंबर आप 1 मान लो। ठीक है, समीकरण नंबर आप इसे क्या मानो, 1 मान लो। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, तिर्यक गुणा किया गया है, ABCD वाले को एक तरफ कर दो, अंक अलग एक तरफ कर दो। अब प्रश्नानुसार दूसरे चलो, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय प्रश्नानुसार भैया आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो बढ़िया। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। मेरे पास भिन्न है x/y, और कितना हो जा रहा है, ये 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। कब, जब इसके हर में, जब इसके क्या बोला, हर में ना, हाँ, जब इसके हर में, मतलब इसको बढ़ा के इसके हर, अंश ही होता है, हर में कितना जोड़ रहा है, 8 जोड़ने पे, हर में 8 जोड़ने पे 1/4 हो जाता है। इसको भी सिंपल कर लो, 4 का गुणा x में करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, 4 का गुणा जब x में करोगे तो क्या बनेगा, 4x बनेगा, बराबर 1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो उतना ही रह जाता है, मतलब y + 8 बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ABCD अलग तरफ करो, 4x प्लस है तो ये लेंगे क्या होगा, y बराबर कितना होगा, 8। क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है, 4x - y बराबर 8, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो, इतना करने के बाद यहाँ आपका मिल गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करो कि इधर का देखो कौन सा बड़ा अंक है, 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है, सर 8 बड़ा है, तो एक काम करो, समीकरण 8 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा दो। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ लिखो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर क्या समीकरण, तो घटाओ
आपके पास क्या है 4x माइनस वाई। अरे यार कुछ अच्छे से लिख जाओ यार। 4x माइनस वाई बराबर कितना है 8। और आपका क्या है दूसरा वाला 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। ठीक है, हमें घटाना है, घटाओ। तो घटाना है तो घटाना लगाओगे, लेकिन घटाना है तो घटाना यहाँ कहीं नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ आपको प्लस लगाना है। क्यों सर? आपको विपरीत चिन्ह लेना है। क्या लेना है? घटाने पे बोला है लेकिन घटाना यहाँ पे जब शो कर दिया तो आपको विपरीत चिन्ह लेना है। यहाँ पे प्लस छुपा है तो यहाँ घटाना ले सकते हो। अब देखो माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, इधर ध्यान से देख लो। इधर माइनस ऊपर वाले को देखते हैं, नीचे वाले को देखते हैं, बीच वाले को भूल जाओ। माइनस प्लस माइनस, ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, बीच वाले को भूल जाओ। माइनस प्लस माइनस मतलब घटाना, वाई से वाई कट गया। ठीक है, एक जैसा रहेगा काट देगा। यहाँ प्लस छुपा है, यहाँ माइनस है। 4x में से 3x को घटाओगे x बचेगा, केवल एक x बचेगा, x बचेगा। 8 में से 3 घटाओगे, घटाना बोला है तो 5 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ठीक है, यहाँ लिखो x का मान किसमें रखना है तुमको, किसी में रख दो, चाहे समीकरण इसमें रखो या चाहे समीकरण इसमें रखो, x का वैल्यू करके तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम मान लो समीकरण 1 में देते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो भाई साहब, आप लोग के सामने निष्पक्ष होकर के 3 एक के बीच में लगा है गुणा, 3 और x के बीच में क्या लगा है गुणा, गुणा और y x का वैल्यू 5 है, माइनस y बराबर 3, 3 5 15 होता है, माइनस y बराबर 3। y की वैल्यू ज्ञात कर रहे हो आप 3, ये लेंगे प्लस है, बराबर को बोलेंगे जाएगा तो ये माइनस 15 होगा, और यहाँ वाला माइनस तो यहाँ लगा ही है। देखो माइनस वाई 3 माइनस इतना, माइनस वाई बराबर क्या होगा 3 में से 15 घटा ही नहीं सकते, 15 में से 3 घटा दो तो 15 में से 3 घटाए आ गया 12। लेकिन हमें बड़े अंक का चिन्ह का मान लेना पड़ता है, तो बड़ा अंक क्या है 15, 15 का चिन्ह क्या है ये, माइनस से क्या करो माइनस को काट दो। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपका भिन्न क्या होगा, अब आपका इसका भिन्न बता दो क्या होगा। तब यहाँ कर दो, इसलिए भिन्न x की वैल्यू कितनी थी 5, y की वैल्यू कितनी है 12, इसलिए भिन्न इतना होगा 12। ऐसे करोगे तो आंसर तुम्हारा फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, अब करो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा ये अपने आप में भैया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पेपर में तो फंसा था और आप लोग भी देख सकते हैं 2020 के पेपर में, मेरा 2020 में ही पेपर हुआ था, 2020 और 2019। ठीक है, आया हुआ है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल भी है। देखिए क्या दिया है, अगर आपको सवाल में देखो क्या बोला है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको एक की पॉइंट पकड़ना है कि यहाँ पे संख्या को पलट दिया जाएगा, संख्या को पलट दिया जाएगा, संख्याओं को पलटने से बनी संख्या। तो इसके लिए आपको एक तरीका पता करना है, क्या कि आपको सबसे पहले लिखना है भैया हल में क्या, माना क्या लिखोगे, माना अगर लिखना ही चाहो तो माना दहाई लिखो। क्या लिखो, माना दहाई था इकाई का, इकाई और दहाई। तो अगर हम लिखा जाए माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x माना। ठीक है, माना कि दहाई का जो अंक है वह क्या है x तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक y है। ठीक है, इतना करने के बाद तब मूल संख्या आपको क्या दिखाई देगा कि इकाई का अंक इतना है, दहाई का अंक, दहाई के लिए 10 लगाते हो तो ये क्या तुमको मिला, मूल संख्या मिल गया। क्या मिल गया तुमको, मूल संख्या मिल गया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करोगे कि अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, अंकों को
पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बड़ी संख्या क्या है, मतलब ही कह रहा है ना कि हाई जो 10 है 10 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई को यहाँ कर दो, एक्स को यहाँ कर दो, मतलब यहाँ 10 वाई हो गया और यहाँ एक्स हो गया। अंकों को पलट दिए, इस तरह बन गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हारे सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, देखो भैया कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। मतलब क्या कि हेकर और हेकर जो योग है वह 66 है। अब देखो प्रश्नानुसार, मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपका रिपीटेड है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बोला है कि दोनों संख्याएं हो गई ना, दोनों संख्याएं हो गई, पहली संख्या और जो पलट दिए हैं वो संख्या, पलटे क्या हो 10y प्लस एक्स, दोनों संख्याओं का जो योग है वह कितना है 66। तो योग के लिए हम क्या लगाए हैं बीचवा में, आई था, जोड़ लगा दिए। ठीक है, अब समझो कि 10x है और 10y है, कोई मैच नहीं कर रहा है, 10x है और यहाँ 1x है, तो क्या होगा 11x प्लस y है और यहाँ 10y है, तो कितना होगा 11y बराबर कितना है 66। यहाँ से 11 तुम्हें कॉमन मिल रहा है, 11 कॉमन लो, x प्लस वाई मिलेगा और तुम्हारे पास 66 होगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या है गुणा में, 11 कम 11, 11 छके 66, आराम से काट सकते हो। तो क्या मिला तुम्हारे पास x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर क्या मिला 6, समीकरण नंबर क्या मान लो 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लोगे 1। अब यहाँ क्या करो, तुम्हें एक सवाल में और दिया है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, बोला है क्या प्रश्नानुसार हमें बोला है, द्वितीय प्रश्नानुसार है कि द्वितीय प्रश्नानुसार आपको बोला है दोस्तों कि संख्या आपके पास x माइनस वाई थी और दोनों का अंतर कितना है 2 है, ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देखो, x और y का वैल्यू याद करना है। बड़ी संख्या क्या है 6, छोटी संख्या क्या है 2, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो 6 में से तुम्हें इसको घटाना है, तो कहोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, ध्यान देखो सॉल्व हम करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है घटाना है। ठीक है, अब आप लोग को बताओ कि यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है, हमारे हाथ तक यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम इधर कर देते हैं। देखो 1 में से तुमको 2 को घटाना है, इससे भी तो ऊपर लिखो, 1 में से 2 को घटाना है समीकरण को, क्या है भैया हमारे पास समीकरण यहाँ है, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, घटा दो, प्लस है तो माइनस लगाओगे, माइनस है तो प्लस लगाओगे, प्लस है तो माइनस लगाओगे, यही ना बोला गया है कि जहाँ पे विपरीत चिन्ह लेते हैं। देखो 6 में से 2 क्या 4 बचा बराबर, y से y कट जाएगा। ठीक है, y से y, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, एक मिनट, ये देखो भैया ये y से y नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर भी प्लस छुपा है और नीचे भी प्लस छुपा है, तो प्लस प्लस मिलके क्या होगा जुड़ जाएगा, तो y और y मिलके क्या होगा 2y, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस, इसलिए ई कटेगा, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो गई 4/2, 2 से 2 काटोगे कितना होगा 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4, y की वैल्यू कितनी आ गई प्रॉपर रूप से 2, y का मान जब 2 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने, जब 1 में रखोगे आप समीकरण 1 का मान, तो y का मान रखो, x की प्लस y की जगह कितना 2 बराबर 6, x का वैल्यू क्या करोगे 6, प्लस है बराबर को लेंगे जाइए y कितना आई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, x का मान कितना आ गया आपके पास 4। सर हमारा सवाल गलत है कि सही है, उसको भी तो सीधे कर दीजिए। तो आप बोले थे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, देखो हम सीधे करते हैं, इधर ध्यान दो, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, तो अब यहाँ क्या लिखोगे, माना दहाई का अंक क्या है x, तो इसलिए चेक करेंगे आंसर भी, दहाई का अंक क्या माने हो x, तो ये आपका दहाई का अंक क्या है आपका x माने 4 है, और तथा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक जो है आपका कितना है दोस्तों वह 2 है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया, लेकिन हम सर इसको सीधे करेंगे, सीधे करिए सर, करिए, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 2, घटा दो आना चाहिए कितना तुम्हारे पास 2, और वैसे भी देखो 2 आ गया, वैसे भी 2 दिया है, मतलब मेरा सवाल सही है। ठीक है,
इस तरह से करोगे। आपको हर सवाल में यही करना है। अगर पूछ दे पलटने पे, क्या बोले, संख्याओं को पलटने पे, तो जब भी संख्या मतलब अंकों को पलटने पे बोल दे तो आपको ये वाला स्टेप पूरा करना है। इतना स्टेप आपको करना ही करना है आपको पेपर में, ठीक है। ऐसे सवालों में आपको इतना स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद आप इधर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको चाहो तो रट लो चाहो तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बिंदास तरीके से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं धारा वाला क्वेश्चन। धारा में इसमें क्या पूछता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जब आपके सवाल में क्या है कि यह धारा वाला क्वेश्चन है, और एक चीज आप लोग को नोट करना है, आप लोग को बस ये चीज पता होना चाहिए कि अगर प्रतिकूल सवाल में बोले, क्या बोले, अगर सवाल में प्रतिकूल चाल बोले, प्रतिकूल के लिए हमें x माइनस वाई लेना है, और अनुकूल बोले, अनुकूल, अगर अनुकूल बोले तो उसके लिए हमें x प्लस वाई बोलना है। मतलब कि धारा के साथ अगर मान लो कोई धारा है, ठीक है, धारा के साथ अगर कोई वस्तु गति करती है, कोई नाव अगर धारा के दिशा में गति करती है और धारा मान लो इस पर बह रहा है, पानी ए लेने जा रहा है, नाव ए लेने जा रहा है, तो यह क्या करेगा, प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल होगा तो x माइनस वाई होगा। लेकिन अगर मेरे पास धारा है और धारा भी यही लेने जा रहा है और नाव भी यही लेने जा रहा है, तो वहां पे x प्लस वाई होगा। ठीक है दोस्तों, ये कहने का मतलब है क्या, चाल क्या होगा, प्रतिकूल या अनुकूल चाल, दोनों के लिए क्या है, चाल। अब सवाल को समझो, इतना समझने के बाद सवाल को आप समझो। तो यहाँ बोला है सबसे अंतिम में पकड़ो, कि बोला है सवाल में स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, उसकी, मतलब उसकी कौन, ऋतु की। सवाल में क्या बोला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो भैया ऋतु की बात हो रही है और स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम बोलेंगे क्या, हल माना ऋतु की स्थिर जल में, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, चाल के लिए रहेगा तो आप लोग क्या कहोगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल में, सवाल में दूसरे बोला है ना, तथा धारा की चाल, धारा तथा धारा की चाल अगर हम माने अपनी तरफ से तो y किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, इतना हमें मानना है। किलोमीटर प्रति, इस बट्टे जो भाग का चिन्ह उसे प्रति बोलते हैं, ये मतलब है, और हावर मतलब घंटा के लिए बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है दोस्तों, इतना करने के बाद तब धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, अब हमने बताया प्रतिकूल चाल रहेगा तो क्या करोगे, x माइनस वाई करोगे कि नहीं, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा लगाओगे। ठीक है, अब धारा के विपरीत, यहाँ देखो इसको ऐसे करो, धारा के अनुकूल ले लेते हैं, यहाँ पे अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल अगर चाल करेंगे तो x प्लस वाई करेंगे कि नहीं, किलोमीटर पर हावर करेंगे। अब आप प्रश्नानुसार पे बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या कह रहा है सवाल, ठीक है, क्या क्या कह रहा है सवाल, और आपको सवाल में दिया क्या क्या है। तो दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, अब यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं एक चीज आपको ये है कि समय का पता लिया फार्मूला क्या होता है सर, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, कुछ बीच में कट चुका था, वो मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली थी, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू, इसको 2 से 2 10 काट दिए हैं, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 हो गई, 1% मोबाइल बचा है उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। y की वैल्यू जो 4 है वो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो अगर समीकरण 1 में रखोगे तो बड़ा 10 संख्या है, नहीं मजा आएगा, इसमें रख लो। समीकरण जब 2 में रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर अगर रखोगे आप तो क्या होगा,
देखो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 2, x की वैल्यू करोगे तो क्या होगा 2 माइनस से बराबर करोगे जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपका क्या होगा यहाँ पे x होगा और x की वैल्यू इतना होगा और y की वैल्यू कितनी होगी, यही आपका आंसर है। किलोमीटर में आएगा क्या, अच्छा हम क्या कर रहे हैं समय ज्ञात कर रहे हैं, तो इतने इतने प्रति घंटा सवाल में जो बोला गया है उसके हिसाब से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आपका अगला जो क्वेश्चन है, अब हम आ गए हैं द्विघात समीकरण पे। ठीक है, अगला वाला जो है बैटरी की वजह से उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन उसका भी हो गया। अब देखिए द्विघात समीकरण में क्या है कि यदि क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ये आपका जो क्वेश्चन है वो विकल्पी में आएगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए 2014। मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू क्या करना है 0, और यहाँ से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है और आपके पास बहुविकल्पी ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो इसको कैसे करोगे, देखो एक्स को एक तरफ करे रहो, एक्स स्क्वायर को एक तरफ किए रहो, माइनस 1/9 है तो उसको बराबर के लिए जब करोगे तो 1/9 हो जाएगा प्लस में। अब इधर ध्यान दो, x का वैल्यू है, स्क्वायर जो है वह ये लेंगे बनाएगा क्या है करड़ी, क्या बना लेता है करड़ी। ठीक है, करड़ी जब बनाएगा तो इसका समझो, जैसे ही अपना x का वैल्यू करड़ी खोलता है तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि भैया ये 1 का वर्गमूल भी है और 9 का वर्गमूल भी है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और √3 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ क्या करोगे 1 का वर्गमूल 1/3, लेकिन जब इसको खोलोगे तो प्लस और माइनस के रूप में लोगे। ठीक है, आपका यही आंसर होगा, प्लस और माइनस के रूप में 1/3। ठीक है, इसको आप लोग कर लो। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है, आप देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक हल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो क्या लिया है कि एक हल -2 है और हमें बोला क्या है कि p का मान ज्ञात करना है। तो जब ऐसा कंडीशन आपको दिखाई देना तो वह जान जाओ कि वह किसका वैल्यू दिया है, वह x का मान दिया है। अगर x का मान दिया है तो p का मान निकाल सकते हो। तो क्या कहोगे कि हमारे पास समीकरण कितना दिया था, एक्स स्क्वायर, इसको हल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर क्या था आपका दिया 0 था। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ x बराबर क्या दिया था कि -2 जो है एक हल है, -2 रख दो यहाँ, x बराबर -2 रखने पर एकदम आसान है भैया, रखते चले जाओ। x की जगह पर क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0 करो, -2 गुणे -2 करोगे तो कितना होगा, -2 गुणे -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 लिखोगे प्लस और माइनस रहेगा तो गुणा करोगे तो क्या होगा भैया, यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0। 4 से 4 क्या करोगे प्लस में और माइनस में ही कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, तब कुछ नहीं बचेगा सर। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका 0 निकलेगा, पी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 0 निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका पी का आंसर आ चुका है 0। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, पी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, इसके लिए 0 आंसर। आपका जो ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण, ये अपने आप में भैया इंपॉर्टेंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में मान लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, द्विघात समीकरण √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, देखो क्या लिखा है, हल में क्या दिया है आपका, √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपके दिए हैं 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमको क्या करना है कि इसको हल भी करना है और इसके हल ज्ञात करने के बाद इसके मूल भी ज्ञात करने, मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा आसान तरीका है भाई साहब, गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं। मतलब अगर सवाल आपका बन जाए कि इतने का द्विघात समीकरण ज्ञात करें तो आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं का गुणा करो। तो देखो √2 का गुणा करोगे इस 5 √2 के संग, x के संगे छेड़खानी नहीं करना है। तो ये बताओ √2 का गुणा कर रहे हो किसके संग, 5 √2 के संग, √2 का √2 के संग करोगे तो क्या बनेगा केवल 2, 5 के करोगे तो 5 दूनी कितना होगा 10। मतलब क्या
कि गुणा करने पे कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। और अगर हम जोड़ दें 2 + 5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जोड़ने पे आना चाहिए 7 और गुणा करने पे आना चाहिए कितना, 10। मतलब गुणा करने पे आना चाहिए 10 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7। तो क्या नहीं हो पा रहा है, तो जी सर हो जा रहा है। इसको आप कर लो, √2x² प्लस 7 की जगह पे हम क्या 5 + 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x + 5√2 = 0। अब यहाँ समझो कि √2x² है प्लस एक बार इसके संग गुणा करो 5x होगा और फिर एक बार इसके संग भी गुणा करो 2x होगा प्लस 500 क्या होगा 2 = 0 होगा। अब देखो ध्यान से, इधर दिक्कत होगा आपको समझने के कि दोनों में कॉमन क्या है। ये देखो ए लेंगे से ले लो, इसको समझो बात को कि इन दोनों में से कॉमन उठाना है और इन दोनों में से कॉमन उठाना है, ठीक है। तो अब इधर कैसे करोगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, क्या करो x कॉमन ले लो, ठीक है। x को आप लोग कॉमन ले लो। अब जब x कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा तुम्हारे पास, √2x बचेगा, क्योंकि √2 है, यहाँ 2 x था, एक x भरे ले लियो, केवल एक x बचा, प्लस 5 बचेगा। अब इसमें क्या सर कॉमन ले, ऐसा कॉमन लो जो इसमें बन जाए, ऐसा कॉमन लो जो इसमें भी बन जाता हो। देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ x है, यहाँ x नहीं ले सकते कॉमन, दोनों जगह x रहता तो कॉमन ले सकते थे लेकिन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे √2 कॉमन ले लो, क्या ले लो √2। यहाँ पे क्या बचेगा तब, तो आपको पता होगा कि √2 और √2 का गुणा करने पे क्या बनता है, 2 बनता है, 2 हो सकता है, x है तो x बनता है, प्लस 5 बच जाएगा क्योंकि √2 को कॉमन ले लिए हो, बराबर 0। ध्यान से देखो a और a दोनों एक जैसा होगा। अब जब दोनों एक जैसा है तो उसको एक जगह कर लो, मतलब √2x + 5 दोनों में से एक कॉमन ले लिए और हाई जो बिखरा है बहरे वाला उसको भी ले लो, x + √2 = क्या मानो 0। एक बार इस वाले पद के संग इस 0 को लेके चलो, एक बार इसके संग इसको 0 को लेके चलो, ऐसे 2 बना लो कॉलम। क्या कर रहा हूँ, कॉलम बना लो। यहाँ से क्या करते हैं भैया कि √2x + 5 बराबर एक बार 0 ले लो और x + √2 बराबर 0 ले लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि अगर हमें x के वैल्यू चाहिए तो √2x ऐसे रहेगा, प्लस है बराबर को लगाया जाएगा तो -5 होगा, x की वैल्यू चाहिए तो आपको 5 -5 और ये क्या है बटा √2, ये हो गया आपका x का वैल्यू, x = -5/√2, ठीक है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो x बराबर क्या होगा, प्लस है तो बराबर को लगाएगा तो क्या होगा -√2, क्या होगा आपका -√2। तो इस तरह से आपके क्या है 2 मूल ज्ञात हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं आपके 2 मूल ज्ञात हो चुके हैं। तो सवाल में क्या बोला था कि द्विघात समीकरण इतना को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, तो हमने गुणनखंड विधि द्वारा हल भी किया और इनके 2 मूल, तो यहाँ लिख सकते हो सवाल में, अतः इनके 2 मूल कौन कौन से हैं, -5√2 और -√2 है, आपका यही आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग करना कुछ नहीं है, गुणा करने पे 10 जोड़ने पे 7 आना चाहिए, ठीक है, कर लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5x + 15 = 0 के 2 मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और इससे मस्त क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में कहा जाए तो भैया ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पेपर में आने का चांस है, 2 नंबर का पूछा जाएगा लेकिन, ठीक है। इसको देखो क्या करना है, यदि द्विघात समीकरण, हमें समीकरण दिया हुआ है ना, तो बस ऐसा ही कहो क्या बोलोगे, दी गई समीकरण, क्या आपको दी गई समीकरण थी, दी गई समीकरण थी मेरे पास सर px² - 2√5x, उसके बाद +15 = 0 की 0 की आराम से बोल सकते हो कि ax² + bx, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पे, 0 से तुलना करने पर भैया तुलना किस लिए करते हैं, ऐसा ये है कि हम एक जगह पे हम p को रखेंगे, b के जगह पे हम
दो अंडर रूट इसको रखेंगे और सी की जगह हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है, ए इक्वल टू पी हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वैल्यू देखना है। बी की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट 5 है। सी की वैल्यू कितनी है, 15 है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो बी की वैल्यू रखना है वो चिन्ह को जरूर ध्यान देना है। तो इससे अगर चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। क्या है, माइनस का है। ठीक है दोस्तों, अब तुलना करने के बाद हमें करना क्या होगा, क्योंकि सवाल में बोला है हमें सर पी का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, मूल समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मूल समान है। सवाल में क्या बोला था कि सवाल का अगर मूल समान है तो यहाँ कहोगे मूल समान है, इसलिए हम एक जानते हैं, आप लोग सुने होंगे कि डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह किसका फार्मूला है दोस्तों, तो यह एक विविक्तर का फार्मूला है। क्या है, विविक्तर का फार्मूला है। अब एक काम करो कि यही वैल्यू प्रयुक्त कर दो। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -2 अंडर रूट 5 है एकड़ होल स्क्वायर, माइनस और क्या है जी 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू आपके पी है गुणे पी, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है। ठीक है, इस तरह से आपका वैल्यू दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो भैया, माइनस का माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो खत्म हो जाएगा, 2 का 2 करोगे तो 4 होगा, गुणे अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 करोगे तो 5 होगा, माइनस 4p और 4 5 60। एक काम करो, यहाँ लिख दो डायरेक्ट 60p। क्या लिख दो, डायरेक्ट लिख दो आप लोग 60p। क्या लिख दो, 60p। अब देखो d जो कि विविक्तर कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। सवाल में बोला है ना इसके बराबर 0 है, तो 0 रखे रहो। अब अगर देखो तो यहाँ क्या जाएगा, 20 माइनस 60p इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे अगर देखो बाबू कि ये वाला पूरा पद उठा के लेंगे कर दो, इसको उठा के लेंगे कर दो, मतलब ये वाला जो है माइनस वाला जो पद है 60p को हम ये लेंगे कर देंगे 60p हो जाएगा, क्योंकि माइनस से बराबर के लेंगे प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा p। तो यहाँ से अगर आप लोग ज्ञात करोगे तो क्या निकल के आएगा, p की वैल्यू देख लो, p की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी। अगर p की वैल्यू अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा, 20 गुणा में है बराबर के लेंगे आएगा तो ये भाग में होगा 60, काट दोगे तो कितना आएगा 20 एक कम 20 20 3 60। p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।